इस वीडियो के बाद ना आपको एक भी मिनट अपने PYQ करने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, ठीक है। इस वीडियो के बाद इस वीडियो को 2x पे देखो, मैंने इसमें इतना करवा दिया है और करवा दूंगा कि आपको एक भी, आपके बिल्कुल PYQ की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको एक भी मिनट और एक भी रुपए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को में स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इससे बढ़िया वीडियो कहीं मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा यूट्यूब पे कहीं भी मिलती है, तो मेरी वीडियो पे आना और डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, लेकिन वीडियो को पूरी देखना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? बढ़िया। तो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको एक भी मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देने की जरूरत नहीं है, अपनी थ्योरी पे ध्यान देना और बाकी क्वेश्चंस करना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी करने हो वीडियो पे आ जाना। तो शुरू करते हैं, और ये है हमारे प्यारे गांधी जी, और आप यहाँ पे आए हैं तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है आज, पर मैं आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने दूंगा कि मेरी तबीयत खराब है आज। बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। शुरू करते हैं फिर वीडियो को। तो भाई सबसे पहले 1 मार्क वाले क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल आपका ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था 2010 में और 1 नंबर का क्वेश्चन है, चिंदी से सवाल है, ट्राई करो, ठीक है। पहले ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखना। कर लिया ट्राई? अब देखो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा ये सोचकर कि अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो आपने चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग ये वाले रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस कब होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, लोएस्ट रेजिस्टेंस तब होता है जब सारे जो जितने भी रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्ट हो, ठीक है। सीरीज में तो सबको ऐड कर देते हैं ऐसे ही, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। जब सबसे ज्यादा पूछा हो तब सीरीज में, और जब सबसे कम पूछा हो तो सारे पैरेलल में। तो इसमें लोएस्ट पूछा तो पैरेलल में लगा देंगे। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा इनका? 1/R इक्विवेलेंट। जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा? 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। इसी का एक स्टेप और आगे बढ़ा के उन्होंने 2019 में सवाल पूछा था, वो हम लास्ट में देखेंगे, मतलब इनके बाद में देखेंगे। हाँ, तो कितना एलसीएम आ गया? यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा 24 ही आ गया। तो ये हो गया 6 + 3 + 2 + 1, कितना आया? 6 3 9 और 9 3 कितना होता है? 12। तो ये आ गया 1/2 = 1/, ये 1/R इक्विवेलेंट है। R इक्विवेलेंट मत लिख देना इसको। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2। तो जो 2 ओम ऐसा रेजिस्टेंस है जो इसका सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस है, इनको कंबाइन करके जो आ सकता है रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। गिव, पहले आप कर लो, ठीक है, छोटा सा ही सवाल है। गिव द एग्जांपल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बिल्कुल घटिया सवाल। क्या होगा इसका आंसर? भाई कुछ भी लिख सकते हो आप, सिल्वर लिख दो, गोल्ड लिख दो, कॉपर लिख दो, ठीक है। ये 3 मेन होते हैं, बाकी वैसे ही बहुत सारे हैं। अब जिसको ये चीज पता थी तो बहुत बहुत बधाई हो, और इसको नहीं पता थी वो याद कर लेना, ठीक है। ये सिंपल सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो भाई ये रहा आपका तीसरा सवाल जो कि 2014 में आया था, ठीक है। एक बार इसको ट्राई कीजिए। ट्राई क्या, थ्योरेटिकल सवाल है। देखो, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द वायर्स दैट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटर्स एंड दैट विच आर यूज्ड इन फ्यूज। अब देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उन वायर में डिफरेंस बताओ जो कि इलेक्ट्रिकल हीटर में यूज होते हैं और फ्यूज में यूज होते हैं। तो बताओ डिफरेंस। सिंपल सा ही तो सवाल है। देखो, इलेक्ट्रिकल हीटर में कौन सा वायर चाहिए? इलेक्ट्रिकल हीटर में यहाँ पे आप आंसर में लिखेंगे इलेक्ट्रिकल हीटर। तो इलेक्ट्रिकल हीटर में किस तरह का वायर चाहिए? भाई इलेक्ट्रिकल हीटर यानी कि वो गर्म करेगा, और अगर वो गर्म करेगा तो उसमें ऐसा वायर होना चाहिए जो गर्मी में मेल्ट ना हो, वरना गर्मी में मेल्ट हो जाएगा। तो इसको चाहिए हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो। अगर उसको हम बहुत गर्म करें तब भी वो मेल्ट ना हो, यानी कि पिघले ना, ठीक है। और जो हमारे हैं फ्यूज, फ्यूज का क्या काम है? फ्यूज जब भी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो जाती है तो उसको रोक देता है। अब फ्यूज में यूज होता है, आपने पढ़ा हो तो फ्यूज में यूज होते हैं लो मेल्टिंग वाले, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्यूज, चलो आपको पता होगा, लो मेल्टिंग वाले होते हैं, ठीक है। तो फ्यूज में कैसे होते हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट वाले, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले वायर, ठीक है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ये डिफरेंस है। अब आप ऐसे थोड़ा ना लिखोगे एग्जाम में, तो ये तो मेन कंटेंट है, आपको जो चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर जिस बंदे को ये चीज पता है वो तो एग्जाम में लिख ही लेगा। अब देखो एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, इसको कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है, ठीक है। उसके लिए मैं वीडियोस लाऊंगा बोर्ड एग्जाम पे, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो भाई ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल, ठीक है। ये भी आसान सा ही सवाल है। एक बार इसको पढ़ के सोचना जरूर, ठीक है, मेरे से पहले, सॉल्यूशन देखने से पहले। अब देखो, इन एन इलेक्ट्रिक करंट स्टेट द रिलेशनशिप, नहीं वो वाली नहीं, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, जिनको नहीं पता वो देख लो भाई। मान लो ये कोई तार है, इसमें करंट जा रहा है आई, ठीक है। जो तार के अंदर, ये मान लो तार को मैंने जूम इन कर दिया, ठीक है। जो तार के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे। अब इलेक्ट्रॉन्स जब इस तरफ भागेंगे, यानी कि अपोजिट, करंट के अपोजिट, तभी तो हम बोलते हैं, भाई पढ़ा होगा चैप्टर में, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भागते हैं तो करंट इस तरफ बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भागते हैं तो करंट उस तरफ बनता है। यानी कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट फ्लो में है। तो इनकी जो रिलेशनशिप हुई क्या हुई, जो फ्लो ऑफ करंट होता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो भाई ये है अपना नेक्स्ट सवाल, लिस्ट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। आसान सा सवाल है, मैंने ये सब अपनी वीडियो में बताया वैसे, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो मेरी थ्योरी वाली वीडियो है इस चैप्टर की। फिर भी देख लेते हैं आंसर। जो रेजिस्टेंस है वो तो वैसे तो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, इन्होंने 2 ही पूछे हैं, तो देख लेते हैं। पहला तो होगा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ एल है अगर, तो जितनी ज्यादा इसकी लेंथ होगी, मान लो 10 मीटर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, 1 मीटर का वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। दूसरी, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ये क्या होता है भाई तार जितना ज्यादा मोटा होगा, मान लो ये तार है, ठीक है, और एक ये तार है, दोनों में से इसका रेजिस्टेंस कम होगा अगर लेंथ सेम है तो। अगर लेंथ सेम है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका ज्यादा होगा। मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा, देखो इसका एरिया ज्यादा है तो उतना कम इसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। वैसे तो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक चीज और, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि ये कॉपर का वायर है या फिर सिल्वर का वायर है, किसका वायर है उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर वाला आपके सिलेबस में नहीं है, वो क्लास 12th में है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई ये सवाल है 2020 का, यानी कि इसी साल जो पेपर हुआ था मार्च में, ठीक है। असर्शन रीजन का सवाल है, ट्राई करो, ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखना। अब मैं बता रहा हूँ, असर्शन alloys are used in electrical heating devices like electrical iron and heaters। सही बात है भाई, जो इलेक्ट्रिकल आयरन यानी कि जो आपकी प्रेस होती है और जो इलेक्ट्रिकल हीटर होती है उसमें हम एलॉय यूज करते हैं। एलॉय यानी कि बहुत सारे मेटल्स का मिक्सचर यूज करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल यूज नहीं करते, जैसे आयरन, ठीक है, इनका मिक्सचर यूज करते हैं। ऐसा क्यों यूज करते हैं हम, ताकि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है उनका वो ज्यादा हो। एलॉयज जो होते हैं ना, एलॉय जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। भाई प्रेस में हमें क्या चाहिए, जो नीचे का फिलामेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रेस गर्म होती है, अब उस गर्म में वो पिघले ना, इसलिए ज्यादा होना चाहिए उसका मेल्टिंग पॉइंट। और एलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट जनरली उनके मेटल से ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए हम एलॉय को प्रीफर करते हैं। रीजन क्या दिया है इन्होंने, द रेजिस्टिविटी ऑफ, इसका मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ मेटल एंड एलॉयज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। हमने तो डिस्कस किया था कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो देखो ये चीज गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल उल्टा लिखा है इन्होंने। उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी कम होती है, ठीक है, इसमें ध्यान मत दो। आप लो मेल्टिंग पॉइंट देखो ना, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो हम उसे प्रेस में क्यों यूज करेंगे, अगर उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो तो इलेक्ट्रिकल हीटर में या फिर प्रेस में पिघल जाएगा, तो इसलिए ये चीज गलत है। इसका मतलब असर्शन जो है वो तो ट्रू है और जो रीजन है वो फॉल्स है, ठीक है। अब चलते हैं 2 मार्क वाले क्वेश्चनों की तरफ। तो देखो भाई अब 1 मार्क वाले क्वेश्चन खत्म, अब हम करेंगे 2 मार्क वाले क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है जो 2010 में आया था 2 मार्क में, ठीक है, इसको आप पहले पढ़ के ट्राई करो, उसके बाद इसका आंसर देखना। देखो कर लिया, पॉज करके करना, ठीक है। चलो, गिव रीजंस वाई। देखो अब ये 2 है, ए पार्ट और बी पार्ट, तो इसको 2 नंबर का सवाल मत सोचो, इसको सोचो कि ये 2 सवाल हैं 1-1 नंबर के, ठीक है। तो उसका आंसर कैसे करेंगे अब। तो पहला सवाल है 1 नंबर का, गिव द रीजंस वाई टंगस्टन इज यूज्ड टू मेक फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है। जब भाई इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं उसके अंदर जो वो फिलामेंट लगा होता है ना, कुछ ऐसा करके ऐसे, वो होता है टंगस्टन। तो टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं इसमें, क्योंकि देखो जो बल्ब होता है उसमें हम क्या करते हैं, इस फिलामेंट में जो इस फिलामेंट को गर्म करते हैं, ठीक, गर्म मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, तो ये फिलामेंट गर्म होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। जब ये बहुत ज्यादा जब जलता है तो बहुत ज्यादा गर्म होता है। अब ये गर्म होता है तो ये मेल्ट नहीं होना चाहिए, अगर इसका, तो जो टंगस्टन होता है उसको जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि वो मेल्ट नहीं होता जल्दी से, तो इसलिए हम टंगस्टन को इसमें यूज करते हैं। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता, मान लो कोई और मेटल यूज कर ले जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो वो मेल्ट कर जाता, इसलिए जो हमारा बल्ब है, ठीक है, वो उसमें वो मेल्ट कर देता, तो वो काम नहीं करता, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो 1 नंबर आपके यहाँ पक्के हो गए। नेक्स्ट सवाल, द एलिमेंट ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर मेड अप ऑफ एलॉयज रेदर देन प्योर मेटल। ऐसा क्यों भाई, अभी तो देखा था हमने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं। अब बल्ब का एग्जांपल ले लो, बल्ब नहीं तो आप हीटर का एग्जांपल ले लो। हीटर में जो वो होते हैं ना तार, वो एलॉय के बने होते हैं, मेटल के नहीं बने होते। क्यों, क्योंकि एलॉय जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, जाहिर सी बात है, और जो मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है,
देखो यहाँ पे जो टंगस्टन है वो भी एक एलॉय है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसलिए जब इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एलॉय का, इसलिए हम यूज करते हैं इन्हें जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, और मेटल को नहीं करते क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो आराम से पिघल जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखो भाई ये है आपका नेक्स्ट सवाल, ठीक है, इसको पॉज करके ट्राई करो, करो ट्राई, बताओ मैं। ओके, हाउ वुड बी द रीडिंग ऑफ ए वोल्टमीटर V चेंज इफ इट इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड C। देखो अभी तो ये A और B के बीच में कनेक्टेड है, जब हम इस वोल्टमीटर को उठा के B और C के बीच में ले आएंगे तो उसकी रीडिंग कितनी होगी वो हमें बताना है, ठीक है। मतलब हमें बेसिकली B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और वो निकालना तो बच्चों वाला काम है। कैसे, देखो पहले हम इसमें करंट निकाल लेते हैं। करंट कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा करंट I, यहां से भी आएगा I, मान लो I, ठीक है। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसका वो कितना हुआ, सारे सीरीज में है, तो 3 + 1 + 2 कितना हुआ, 6 ओम। 6 ओम आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यार मैं फेयरली नहीं कर रहा, मैं वहां पे आपको बता रहा हूं, फेयरली तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या होती है, V = IR, ठीक है। V क्या है, 3 वोल्ट गिवन है पहले से ही, 3 = I हमें निकालना है, और R आ गया 6, ठीक है, R इक्विवेलेंट आ गया 6, तो I की वैल्यू कितनी आई, 1/2 एम्पियर। फोन को क्या हो गया आज। तो इसका मतलब जो करंट यहां से जो करंट जाएगा वो जाएगा 1/2 एम्पियर, ठीक है। अब देखो इन सब में 1/2 एम्पियर जाएगा क्योंकि सब सीरीज में कनेक्ट है। अब देखो हमें B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसे निकलेगा, ये वाला रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट, करंट हमने निकाल लिया 1/2, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C इज इक्वल्स टू, भाई जो B और C का पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो वोल्टमीटर उसी की तो रीडिंग दिखाएगा, ठीक है, वही निकालनी है हमको। वो कितना है, 3, यानी कि रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना है, 1/2, तो कितनी आ गई, 3/2 वोल्ट, और यही है आपका आंसर, ठीक है। 3/2 वोल्ट होगा आंसर। अगर आप किसी भी वोल्ट मीटर को B और C के बीच में ऐसे लगा देंगे तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो होगी 3/2 वोल्ट, ठीक है। तो बच्चों वाला सवाल था, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो भाई ये है आपका नेक्स्ट सवाल जो कि 2014 में आया था। तुम कहोगे भैया बीच के क्वेश्चन क्यों खा गए 2012-13 के, अरे भाई उसमें हो सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन ना आए हो, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन उसमें ना आए हो सकता है 3 नंबर के आ गए हो, ठीक है, तो इसलिए वो बीच में नहीं आया। अब 2014 में आया था 2 नंबर में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करो इसको, कर लिया ट्राई, पॉज करके। अब मैं बता रहा हूं, आउट ऑफ 2 वायर्स X and Y शोन बिलो विच वन हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। अरे सिंपल सा सवाल है यार, जो रेजिस्टेंस होगा वो किसका ज्यादा होगा, हमें पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया तो दोनों का सेम है, और एक चीज और होती है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है दोनों का, लेकिन लेंथ जो है वो किसकी ज्यादा है, लेंथ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एक्स, ठीक है। जो लेंथ ऑफ वाई है वो ज्यादा है लेंथ ऑफ एक्स से, क्योंकि 2L है वो L है। तो जो रेजिस्टेंस है, अब भाई रेजिस्टेंस लेंथ जितनी ज्यादा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, तो भाई जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस ऑफ वाई शुड बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। बड़ा बच्चों वाला सवाल था, ठीक है, इन्होंने पूछा है आउट ऑफ विश्व, ठीक है, यही पूछा था इन्होंने। अब इसका रीजन आपको यहाँ पे ये लिखना था, ठीक है, आप जैसे ये लिखते तो एग्जामिनर देखते ही मार्क्स दे देता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो भाई ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल जो कि 2015 में आया था, ठीक है, 2 नंबर का सवाल था, बच्चों वाला सवाल है, जल्दी से ट्राई करो पॉज करके, ठीक है। देखो ऐसे सॉल्यूशन देखते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है, पहले क्वेश्चन को देखो, फिर ट्राई पॉज करो, और फिर उसके बाद खुद सोचो उसका आंसर, और उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, पॉज करके ट्राई कर लिया, ओके। तो देखो इसमें पहला है गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अरे यार कितनी बार बता दिया, ये चीज तो कितनी बार आ गई। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर हम उसको बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तब भी वो नहीं पिघलेगा, ठीक है, इसलिए हम टंगस्टन को यूज करते हैं। दूसरा, व्हाई डू वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि जो कॉपर और एल्यूमिनियम वायर है उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। जो उनकी रो होती है ना, रो यानी कि रेजिस्टिविटी, अरे कैसे क्या लिख दिया मैंने, जो रेजिस्टिविटी होती है रो, वो बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम की और कॉपर की। अगर रेजिस्टिविटी कम होती है तो इनका रेजिस्टेंस भी कम होता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कम होता है तो ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो इसका रीजन है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टिविटी कम है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो भाई ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल, और ये सवाल आया था 2016 में, ठीक है, ये 2 नंबर का सवाल था, आप इसको पॉज करके ट्राई करें। सिंपल सवाल, बच्चों वाला सवाल, फालतू सवाल है ये, ठीक है, सॉरी, हाँ बिगड़ा तो नहीं कुछ, ठीक है।
हाउ मच करंट विल एन, पॉज करके ट्राई कर लिया ना, ठीक है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस आर, मतलब रेजिस्टेंस 1100 ओम ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, ठीक है। ये दो पार्ट में सवाल दे रखा है, एक तो यहां तक है और एक इससे आगे का है, ठीक है। तो पहला वाला करते हैं। इन्होंने कहा है भाई हमारे पास एक सोर्स है 220 वोल्ट का, उससे हमने कनेक्ट कर दिया एक बल्ब को जिसका रेजिस्टेंस 1100 ओम है, ठीक है, और ये है हमारा 220 वोल्ट। तो इसमें से जो करंट गया उसकी वैल्यू बतानी है। अरे सिंपल सा सवाल है यार, ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ क्या कहती है, V इक्वल टू आई आर। वी की वैल्यू तुम्हें पता है 220, आई तुम्हें निकालना है, और आर की वैल्यू है 1100। कितना आ गया आई, 1/5 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो पहले सवाल का आंसर तो ये आ गया, पहले पार्ट का, यहां तक का। अब देखो, इफ अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू सेम सोर्स, ठीक है, सोर्स सेम है, इंस्टेड द बल्ब, ठीक है। अब हमने क्या करा, बल्ब को हटाया और हीटर लगा दिया, मान लो ये हीटर है, ठीक है, हीटर लगा दिया। देन फाइंड द करंट ड्रॉन। अब हीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है इन्होंने, हीटर का रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम, ठीक है। अब फिर से दूसरे वाले पार्ट के लिए फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू तो उतनी रही क्योंकि सोर्स सेम है, I की वैल्यू चेंज हो जाएगी और R की वैल्यू इन्होंने दी 100 ओम। तो कितनी आ गई I की वैल्यू, I की वैल्यू आ गई 2.2 एम्पियर, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया पहले पार्ट जो इन्होंने पूछा कि अगर हमने बल्ब लगाया 1100 ओम का तो करंट इतना आएगा, और अगर हमने हीटर लगाया सेम सोर्स से, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो करंट 2.2 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो बच्चों वाला सवाल था। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही लगेगा, इसको फेयर कर लेगा। देखो मैंने फेयर करके नहीं लिखा, ठीक है। अब इनको फेयर कैसे करके लिखना है, प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है, उसकी वीडियोस में लाऊंगा बोर्ड के टाइम पर। अभी फिलहाल इससे काम चलाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ओके, तो भाई अब 2 मार्क वाले क्वेश्चन हो गए खत्म, अब 3 मार्क वाले शुरू। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था 2012 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इसको ट्राई कीजिए, ये आया था 3 नंबर में, ठीक है। कर लिया ट्राई, बताऊं मैं। ओके, स्टेट ओम्स लॉ, ठीक है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ करंट फ्लोइंग इन इट इज 0.2 एम्पियर व्हेन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट। पहले तो उन्होंने पूछ लिया कि ओम्स लॉ क्या है, और उसके बाद एक छोटा सा ओम्स लॉ पर ही न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये हो गया हमारा 2 नंबर का, और ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल 1 नंबर का, ठीक है। तो अब इसको इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। पहले तो ओम्स लॉ देखते हैं। इन्होंने पूछा स्टेट ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहती है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। ये है ओम्स लॉ बेसिकली। जितना ज्यादा आप करंट दोगे किसी भी कंडक्टर में, उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको मैथमेटिकली लिख देते हैं, भाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, भाई दोनों का मतलब सेम है। अब मैं I इक्वल टू V लिखूं या V इक्वल टू I लिखूं, सेम बात है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी सेम बात है। फिर हम इक्वल टू का साइन लगा के कांस्टेंट लगाते हैं R, यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस यहां से हम लिखते हैं V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहां से आपने ओम्स लॉ बता दी इनको। मेन जो ओम्स लॉ है ना वो ये है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। उसको आगे सॉल्व करके हम यहां तक लेके जाते हैं। तो आपके यहाँ पे शायद ये 1 मार्क का होगा क्योंकि छोटा सा है ना, तो शायद ये 1 मार्क का होगा और ये आपका 2 मार्क का होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखो अगला पार्ट, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इफ करंट फ्लोइंग इन इट। एक कंडक्टर है, उसमें करंट जा रहा है 0.2 एम्पियर, और उसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है 0.8 वोल्ट। तो सीधा सीधा V इक्वल टू आई आर लगाएंगे। यहाँ पे अभी हमने देखा ओम्स लॉ से V कितना दे रखा है 0.8 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। I हमको दे रखा है 0.2 एम्पियर, एम्पियर क्या लिखना, और रेजिस्टेंस हमसे पूछा हुआ है कैलकुलेट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से रेजिस्टेंस ही निकाल सकते, इसको 1 पॉइंट से 1 पॉइंट हटा तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पहले इन्होंने हमसे ओम्स लॉ पूछी, हमने ओम्स लॉ बताई, उसके बाद इन्होंने हमसे ओम्स लॉ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लिया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो भाई देखो ये है आपका नेक्स्ट सवाल जो कि 2014 में आया था, ठीक है, 2014 में। अब इसको ट्राई करो आप, 3 नंबर का सवाल है, ठीक है, आसान सा ही सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं, कर लिया ट्राई, करूं मैं। ओके, एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 2 किलोवाट वर्क्स फॉर 2 hours a day, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डे, कॉस्ट ऑफ रनिंग। ये तो पहला पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट हमारा है 1 नंबर का और दूसरा पार्ट है हमारा 2 नंबर का, ठीक है। ये पहचानने आना चाहिए आपको कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का है और उसमें कितना लिखना है। कॉस्ट ऑफ रनिंग इन द मंथ ऑफ जून
एट 3 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो पहले तो हमसे इन्होंने पूछा है भाई, क्वेश्चन पढ़ लो पहले एक बार सब। ठीक है, पढ़ लिया। अब देखो पहले इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डे। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है। ठीक है, पावर इन्होंने सीधे सीधे दे रखी है 2 किलोवाट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई टाइम दे रखा है 2 घंटा एक दिन में। ठीक है, तो 2 आवर्स, तो कितनी आ गई? 4 किलोवाट आवर्स। अब आप इसको एसआई में भी कर सकते थे, एसआई यूनिट में। पहले किलोवाट को वाट में बदलते, फिर आवर्स को सेकंड में बदलते, उसके बाद जूल्स में आंसर आता, फिर उसे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से डिवाइड करते। लेकिन सिंपल हमें तो ये दे रखा है किलोवाट आवर में और सॉरी किलोवाट में और आवर में, तो सीधा सीधा ये निकालेंगे। और इसका मतलब हो गया 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, तो इसका मतलब 4 यूनिट। यानी कि एक दिन में जो हमारा इलेक्ट्रिक केटल है वो 4 यूनिट बिजली फूक रहा है। ठीक है, अब 4 यूनिट फूक रहा है, ये तो हमारा हो गया पहले का आंसर कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डे। एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ डे इक्वल टू 4 यूनिट्स या फिर 4 किलोवाट आवर। अगला पार्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ रनिंग इट इन द मंथ ऑफ जून। मंथ ऑफ जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। ठीक है, अब अगर ये एक दिन में 4 यूनिट खर्च कर रहा है तो 30 दिन में कितना करेगा? यानी कि जून में, पूरा जून अगर मैं इसको 2-2 घंटा रोज चलाऊंगा तो ये करेगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 यूनिट्स। इतनी यूनिट ये खर्च करेगा, क्योंकि एक दिन में 4 कर रहा है और हमें 30 दिन के लिए निकालना है। 30 दिन के लिए क्यों? क्योंकि जून के महीने में 30 दिन होते हैं। एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर यूनिट। पहले यूनिट्स निकाल लेते हैं। 120 यूनिट्स। ठीक है, इतनी यूनिट्स इसने खर्च करी, मतलब कि इतनी यूनिट्स इसने ले ली। तो अब इसका रेट क्या हुआ? अगर 3 रुपए है एक यूनिट का, तो 120 यूनिट का कितना होगा? तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 120। भाई एक यूनिट का प्राइस है 3 रुपए और इतनी यूनिट्स है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 120 रुपीज कितना आ गया? 360 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर सेकंड पार्ट का। यहाँ आपको मिल जाएगा 1 नंबर, यहाँ आपको मिल जाएंगे 2 नंबर और फिर आप हो जाएंगे खुश। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखो भाई, ये है अपना नेक्स्ट सवाल जो कि 2016 में आया था 3 नंबर में। ठीक है, तो आप इसको सोचिए एक बार, इसको देख के ट्राई कीजिए। देखो इसमें क्या गिवन है हमको, नेम द एसआई यूनिट ऑफ करंट। है इतना बकवास क्वेश्चन, सबको पता है एम्पियर। ठीक है, जिसको नहीं पता वो भी जान लो, एम्पियर एसआई यूनिट ऑफ करंट। एम्पियर क्यों होती है? क्योंकि साइंटिस्ट थे एम्पियर, उन्होंने डिस्कवर किया था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड टू कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है। Q इक्वल टू आई टी फॉर्मूला होता है और Q हमें निकालना है। I हमें पता है कितना है? 1 एम्पियर। टाइम भी पता है 1 सेकेंड, तो Q कितना आ गया? 1 कूलम। यानी कि कंडक्टर के अंदर से 1 कूलम चार्ज पास होगा। ठीक है, ये और इन्होंने पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, हमें चाहिए 1 कूलम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? ये क्या बन गया? चार्ज डिवाइडेड बाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आएंगे। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आंसर आपका जो भी आ जाएगा ठीक ही आएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो भाई देखो, ये है आपका नेक्स्ट सवाल। ठीक है, ये सवाल आया था आपका 2017 में 3 नंबर में। ठीक है, अब देखो इस वीडियो के बाद ना आपको 1 भी मिनट अपने PYQ करने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। ठीक है, इस वीडियो के बाद इस वीडियो को 2x पे देखो, मैंने इसमें इतना करवा दिया है और करवा दूंगा कि आपको आपके बिल्कुल PYQ की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको 1 भी मिनट और 1 भी रुपए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को में स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इससे बढ़िया वीडियो कहीं मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा यूट्यूब पे कहीं भी मिलती है, तो मेरी वीडियो पे आना और डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, लेकिन वीडियो को पूरी देखना। तो क्वेश्चन क्या है? लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अरे यार कितनी बार बता चुका हूं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। और रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल ऑफ वायर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल ऑफ वायर, यानी कि वायर किस चीज का बना है, कॉपर का है, सिल्वर का है, किसका है। ठीक है, तो ये 3 चीज पे डिपेंड करता है और बाकी तो वैसे बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर, लेकिन वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है। बी पार्ट क्या है? वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई ये एक तार है,
ठीक है, ये मेटल का बना हुआ है। अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो वो ऐसे भागकर और करंट को बनाएंगे, ऐसे वो इस तरफ भागेंगे तो करंट इस तरफ बनेगा, ठीक है, तभी तो वो ऐसे भागेंगे। और अगर मैं कोई नॉन मेटल का ले लूं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो भागेगा क्या, ठीक है। तो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो भागते हैं तो करंट पैदा होता है, ठीक है। इसलिए जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाई आर एलॉय यूज्ड इन अबे क्या हो गया आज फोन को, वाई आर एलॉयज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटर्स, ठीक है। बहुत बार बता चुका हूं क्यों यूज होता है, क्योंकि एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है प्योर मेटल से, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वो आसानी से पिघलते नहीं है, इसलिए वो यूज होते हैं, ठीक है। तो ये 3 नंबर का आपको क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने 5 नंबर वाले क्वेश्चनों की तरफ। तो भाई ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल, और ये सवाल है, ये आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हेलो भैया, ओए तू फिर आ गया, मेरी बोतल का जा रहा हूं आ जाए यहां से। तो भाई देखो इस सवाल में कैसे आगे बढ़ना है। तो भाई देखो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, ए बी सी, ठीक है। तो पहला पार्ट देखते हैं, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द करंट इन अ गिवन सर्किट। हाँ सबको पता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है भैया, एमीटर। स्पेलिंग गलत तो नहीं हुई, हाँ तो एमीटर होता है ये, ठीक है। डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, लेकिन हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी, ठीक है। अगर मेरे को करंट 1 एम्पियर करना है तो मैं Q को भी 1 कूलम कर दूं और टाइम को 1 सेकेंड कर दूं, तो मेरा करंट 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, when a charge of 1 coulomb flows through a conductor in 1 second, then 1 एम्पियर करंट फ्लोस थ्रू इट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये होगी, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा से देख लो, ठीक है। तो ये हो गया, हमने एमीटर बता दिया पहले वाले का और डिफाइन भी कर दिया यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट, व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल्स मीन। इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है रियोस्टेट, ठीक है। मैंने सब अपनी वीडियो में बताया है, ये जो मेरी थ्योरी वाली वीडियो है। और इसका मतलब होता है भाई स्विच, ठीक है। और अभी स्विच बंद है तो इसका मतलब क्लोज्ड स्विच बंद है, यानी करंट फ्लो होगा उसमें से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। और सी पार्ट देखते हैं, ड्रॉ अ क्लोज्ड सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर, एमीटर, वोल्टमीटर, 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट एंड अ स्विच, ठीक है। इसको बनाते हैं, कहां बनाऊं। चलो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ये ऊपर वाले तो 2 हो गए ना आपके, ये मैं मिटा रहा हूं। तो आज हम पढ़ नहीं रहे इलेक्ट्रिसिटी पे, PYQs कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ हमें बनाना है एक सर्किट डायग्राम जिस कंसिस्टिंग ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर। तो भाई नाइक्रोम वायर बना दो। अब उसमें रेजिस्टेंस होगा, जाहिर सी बात है, ये रहा मेरा नाइक्रोम वायर, XY, इन्होंने कहा है XY, ठीक है। XY का है, यहाँ पे लिखा है कंसिस्टिंग ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे लिखा है XY, ठीक है, वायर XY। एमीटर लगाना है एक, ये रहा एमीटर, भाई सीरीज में लगाना है एमीटर, ठीक है। इसमें ये बात ध्यान रखने की है, सीरीज में लगाना है। और एक वोल्टमीटर का है, भाई देखो वायर हो गया हमारा, एमीटर हो गया, वोल्टमीटर लगाते हैं। वोल्टमीटर किस में लगाएंगे, पैरेलल में ऐसे, ठीक है। वोल्टमीटर भी लग गया भाई। और क्या बोला है, 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट, 4 सेल लगा देते हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, चारों 1.5 वोल्ट गया, 1.5 वोल्ट, 1.5, 1.5, 1.5, ठीक है। और एंड स्विच, एक स्विच भी लगा देते हैं भैया, ये लो स्विच लग गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम पूरा, ठीक है। हमने 4 ये लगा दिए, स्विच भी लगा दिया, हमने एमीटर भी लगा दिया, हमने वोल्टमीटर भी लगा दिया, हमने वायर भी लगा दिया। ये है 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर। अब देखो इसमें एक चीज याद रखने की थी कि जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो हमारा सी वाला पार्ट भी पूरा हो गया। अब हम चलते हैं अपने 2020 के सवाल की तरफ, जो कि आपका पिछले साल आया था, यानी कि सॉरी पिछले साल नहीं, इसी साल आया था मार्च में, ठीक है। उसको देखते हैं। तो भाई ये वाला सवाल आया था 2020 में, ठीक है, यानी कि इसी साल मार्च में, 5 नंबर में, और ये उसका पहला पार्ट था, ए पार्ट। 3 नंबर में सवाल आया था, पहले पहला पार्ट करो, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, ठीक है। तो पहला करो, आसान सा, ये इतना मुश्किल नहीं है, मतलब ठीक ठाक, इतना भी आसान नहीं है। कर लिया, बताओ मैं, ओके।
एंड इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड एज 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज दे दी एंड 100 वाट यानी कि पावर दे दी। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब? सिंपल सा न्यूमेरिकल है, हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है पावर गिवन है 100 वाट, ठीक है, और अपने को क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है भाई 200 वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं भैया, हमने पावर के, मैंने अपनी वीडियो में बताया था, थ्योरी वाली वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैंने बताया था कि जो पावर होती है उसके 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो I स्क्वायर आर, एक V स्क्वायर बाई आर, और एक क्या होता है हमारा VI, ठीक है। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। इसमें हमें कौन सा काम का लग रहा है, हमें करंट नहीं पता तो ये तो गया, ठीक है। हमें यहां भी करंट लग रहा है, ये भी गया। हमें ये पता है, ठीक है, देखो P इक्वल टू V स्क्वायर आर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमें पावर पता है, हमें वोल्टेज पता है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। पावर कितनी है, लगाओ भाई फॉर्मूला, पावर कितनी है 100, वोल्टेज कितने हैं 200, 200 का स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब यहां से आर आ जाएगा हमारा कितना, 100 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाई 200, ये यहां से गया इक्वल टू 1 अपॉन 400 ओम, ठीक है। ये आपका आ गया रेजिस्टेंस। अब देखो इसको याद रखना, क्योंकि जो अगले 2 क्वेश्चन है ना वो इसी से रिलेटेड है, वो इसी बल्ब को यूज करेंगे, तो इसको याद रखना, जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस है 1 अपॉन 400 ओम। अब देखो भाई ये है उसका बी पार्ट, ठीक है। ए पार्ट में हमने बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लिया था, ठीक है। अब बी पार्ट देखो, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 सच बल्ब्स, ठीक है, वही वाले बल्ब है। इफ दे ग्लो कंटिन्यूअसली फॉर 10 आवर्स फॉर कंप्लीट मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन नहीं 30 दिन, ठीक है। अब देखो हमें बल्ब की पावर कितनी गिवन थी, याद दिला दूं आपको, 100 वाट, ठीक है। वोल्टेज गिवन थी 200 वोल्ट, ठीक है, और हमने रेजिस्टेंस निकाला था 1 अपॉन 400 ओम, ठीक है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, अभी हमने करी थी। अब देखो इन्होंने पूछा है एनर्जी, तो सीधे सीधे एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, E इक्वल टू PT, ठीक है। पावर कितनी है 100 वाट। अब देखो यार पावर को ना हमें आंसर चाहिए किलोवाट आवर में, ठीक है, तो पावर को ना पहले वाट से किलोवाट आवर में करो, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1 किलोवाट इतनी आ गई इसकी पावर। तो यहाँ पे रखेंगे 0.1 पावर की जगह 0.1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 10 घंटे। ये एक उसकी निकाल रहा हूं मैं, एक बल्ब की, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू 1 क्या किलोवाट आवर। अब ये एक बल्ब, इसका क्या मतलब हुआ, ये एक बल्ब एक दिन में इतनी बिजली खर्च करता है। तो 3 बल्ब है, तो 3 बल्ब एक दिन में कितनी करेंगे 3 किलोवाट आवर, ठीक है। मैंने एक बल्ब की निकाली पहले 1 किलोवाट आवर एक दिन में, उसके बाद 3 बल्ब की कितनी हुई 3 किलोवाट आवर एक दिन में, और इन्होंने पूछा है 30 दिन के लिए, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई 30 मल्टीप्लाइड बाई ये, यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 90 किलोवाट आवर, ठीक है। यही है आपका आंसर, और या फिर इसे आप कह सकते हो 90 यूनिट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। अब आपको याद रखना है कि हम ये बल्ब 90 यूनिट्स इन्होंने खर्च करी, ठीक है। तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तो भाई देखो ये है हमारा सी पार्ट, यानी कि थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 6.5 रुपीज पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट अगर 6.5 रुपीज की है तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई। उन्होंने एनर्जी कितनी कंज्यूम करी 90 यूनिट्स, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो 90 यूनिट्स उन्होंने एनर्जी कंज्यूम करी, तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आएगी। अब एक यूनिट की कॉस्ट 6.5 रुपए है, तो 90 कितनी हो गई 90 मल्टीप्लाइड बाई ये कॉस्ट हो गई 90 मल्टीप्लाइड बाई 6.5, ये यहाँ से गया 65 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 45 5 4 9 से कितना होता है 54 585, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 585 रुपया, ठीक है, 585 रुपये यानी कि 585 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। तो भाई अब बात करते हैं आईटी की। आईटी मतलब आपका सब्जेक्ट वाला आईटी नहीं, आईटी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि हमने अभी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम देखते हैं, जो कि आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो पहला है हमारा रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और ओम्स लॉ क्या होती है, ठीक है। इनके बारे में आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। दूसरा वो जो कॉस्ट निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं, बिल वाले कॉस्ट वाले, ठीक है, वो चीज आपको आनी चाहिए। हमने 2 क्वेश्चन ऐसे देखे, 2020 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था।
तीसरा, आपको इलेक्ट्रिकल हीटर वाला पता होना चाहिए कि भाई जो इलेक्ट्रिकल हीटर होता है उसका जो नीचे का मटेरियल होता है वो अलॉय का बना होता है, प्योर मेटल का क्यों नहीं बना होता, क्योंकि अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। चौथा, आपको पावर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, पावर के 3 फॉर्मूले मैंने लिख दिया यहाँ पे। और फिर पांचवा, आपको सिंबल्स का पता होना चाहिए, जैसे कि हमने देखा था कि ये सिंबल था रियोस्टेट का, ठीक है, ये अभी एक क्वेश्चन आया था, और ये सिंबल था स्विच का, क्लोज्ड स्विच का। तो ये सब चीज़ आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ये दोनों ही सारे पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और अब हमने कर लिए हैं अपने PYQ कंप्लीट, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट PYQ हो सकते थे मैंने सब कराए हैं। अब आपको एक भी PYQ करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी थ्योरी पे ध्यान दीजिए और मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो कौन से चैप्टर पे चाहिए, ठीक है। इसकी पहले हम कार्बोनेटेड कंपाउंड की वीडियो कर चुके हैं, और ये जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, उसकी थ्योरी वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। तो बस ये था आज का प्यारा सा वीडियो, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी बढ़िया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।